प्रीवियस क्लास में हमने देखा था फाइल हैंडलिंग परफॉर्म करना, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल्स पर हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे। और वो जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए वो एक तरीके का आपका एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो सकता है। ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बहुत से स्टूडेंट का डेटा रीड करते हैं, उन डेटास को विजिबल करवाते हैं, लेकिन फाइल में सेव भी करते हैं। तो प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या है? एनी यूजेबल प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। मतलब वो प्रोग्राम जिसे कोई भी यूज में लेना चाह रहा है वो प्रोजेक्ट की तरह कंसिडर किया जा सकता है। प्रोजेक्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अजीबोगरीब सी चीजें होंगी। सी प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट जैसे एक छोटा सा मैनेजमेंट सिस्टम कुछ इस तरीके का किया जा सकता है, जैसे हम प्रीवियस क्लास में बात कर रहे थे कि बहुत से स्टूडेंट्स का डेटा रीड किया, फाइल में सेव करा दिया। जब यूजर देखना चाहता है तो वो कंप्लीट डेटा उठा के हमने यूजर के सामने विजिबल करवा दिया। वहीं पे आप सर्चिंग या सॉर्टिंग जैसे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर नेम वाले स्टूडेंट का डेटा फाइंड आउट करना है कि उस नेम के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका डेटा हमारे सामने आ जाए, बाकी नहीं भी आए। बिल्कुल वैसा भी किया जा सकता है। या रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करना है तो बिल्कुल उस तरीके से भी किया जा सकता है। वो केवल आपके लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन रहेंगे। प्रोजेक्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सी प्रोग्रामिंग का एक छोटा सा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके का हो सकता है जैसा हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया। एक बार ओपन करके आपको विजिबल करवाता हूँ वो प्रोग्राम। ये हमारा प्रोग्राम जहां पे हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से, लेकिन उस स्ट्रक्चर का यहाँ नाम ना दे करके टाइप डेफ की हेल्प से उसका एक निकनेम प्रोवाइड कर दिया। मतलब उस स्ट्रक्चर का नाम स्ट्रक्ट स्टूडेंट की जगह केवल हम स्टूडेंट काम में लेना चाह रहे हैं। जैसे ये स्टूडेंट एक नया डेटा टाइप बन गया जिसे हम काम में ले सकते हैं। ये स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, राइट। फंक्शन हमने प्रोवाइड करते हैं जो फंक्शन हमें रिक्वायर्ड है। मेन फंक्शन की अगर बात करें तो वो डिफाइन कैसा है, बहुत सिंपल से मैनर में जितने वेरिएबल रिक्वायर्ड है वो तो डिक्लेयर कर ही रहे हैं। एक इनफाइनाइट लूप प्रोवाइड कर दिया जिसके अंदर पहले मेन्यू प्रिंट करते हैं कि यूजर को कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, नए रिकॉर्ड एंटर करने हैं या सारे रिकॉर्ड देखने हैं या नंबर ऑफ रिकॉर्ड चेक करने हैं। या एक और ऑप्शन दिया वो है एग्जिट का, क्योंकि एक इनफाइनाइट लूप है तो बाहर निकलने के लिए भी एक चॉइस दे दी हमने। यूजर से उसकी चॉइस पूछते हैं, एंटर योर चॉइस, एक मैसेज दिया, चॉइस पूछी। जैसे यूजर चॉइस देता है उसके करस्पॉन्डिंग स्विच अप्लाई कर दिया। और स्विच के अलग अलग केसेस हमने जो प्रोवाइड किए। केस 1 में क्या करना है, इंसर्ट रिकॉर्ड्स। जैसा चॉइस दी गई थी यूजर बहुत से रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता है, उस फंक्शन में करवा देंगे वो टास्क परफॉर्म। केस 2 में डिस्प्ले रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड फाइल में सेव हो चुके हैं उन सबको डिस्प्ले करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से। केस 3 में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कि कितने रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो ये फंक्शन कुछ ऐसा कि फाइल में कितने रिकॉर्ड अवेलेबल है वो काउंट रिटर्न करेगा जिसे हमने एन में असाइन किया और एन की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया इस प्रिंटफ की हेल्प से। जबकि केस 4 में एग्जिट प्रोवाइड कर रखा है जब यूजर एग्जिट होना चाहता है उस वक्त के लिए। और ये नॉन जीरो या जीरो कुछ भी दिया जा सकता था, यहाँ जीरो क्यों दिया है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि प्रोग्राम से एग्जिट हो रहा है सक्सेसफुल मैनर में, कि प्रोग्राम में जो भी हमें काम करवाना था वो करवा लिया। जब यूजर चाहता है हमारे प्रोग्राम का एक तरीके से एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने को स्पेसिफाई करते हुए एग्जिट कर रहे हैं, तो यहाँ एग्जिट के साथ जीरो प्रोवाइड। जबकि ये अगर केस 1, 2 या 3 पे आया तो रिजल्ट प्रिंट कर दिया होगा। प्रिंट करने के बाद एक कैरेक्टर रीड करने के लिए हम रुके। जैसे यूजर कैरेक्टर देता है उसके बाद क्या किया, सिस्टम फंक्शन की हेल्प से उस पूरी कंसोल को क्लियर कर दिया सिस्टम में कमांड CLS देते हुए। CLS एक कमांड अवेलेबल है, क्लियर स्क्रीन वाली कमांड। तो सिस्टम में एक फंक्शन अवेलेबल है जो कमांड प्राउट पर दी गई कमांड को परफॉर्म करने के लिए काम में लिया जा सकता है। अभी ये CLS दे रखा है जैसे यहाँ पे, तो CLS की हेल्प से ये टास्क परफॉर्म हो रहा है। अभी तक जो भी आउटपुट था कैरेक्टर जैसे रीड होता है कंसोल एकदम क्लियर, और क्लियर होते ही वापस हम कहाँ चले गए, उस लूप पे। इनफाइनाइट लूप है, वापस लूप के स्टार्टिंग में जाते हैं। फिर से मेन्यू प्रिंट चॉइस वाला ये मैसेज आता है और चॉइस पूछने के लिए रुकेगा। तो एक तरीके से ऐसा लगेगा जैसे पुराना टास्क कंप्लीट, तो वापस से वो क्लियर होके एक मेन्यू विजिबल है जहाँ पे चॉइस फिर से पूछी जा रही है। और ये फंक्शंस हमने कैसे डिफाइन किए थे वो भी हमने देखा था। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए हमने जो तरीका सोचा वो क्या, फाइल टाइप का एक पॉइंटर तो लिया एफ ओपन फंक्शन से, क्योंकि एक एड्रेस आता है फाइल टाइप के ऑब्जेक्ट का। तो फाइल टाइप का पॉइंटर लिया,
फाइल ओपन की हमने, जो भी नाम दिया था फाइल का, बाइनरी फाइल है तो इसका एक्सटेंशन कुछ भी दे सकते थे, बाइनरी bin हमने ऐसे ही दे दिया, abcd भी दे सकते हो आप। रीड करना चाह रहे हैं, रीड को स्पेसिफाई करने के लिए rb। एक्चुअली में तो हम यहाँ रीड नहीं करना चाह रहे हैं, हम कुछ भी काम नहीं करना चाह रहे थे, केवल कितने रिकॉर्ड है वो चेक करना चाह रहे हैं। फिर भी w स्पेसिफाई मत करना, क्योंकि राइट मोड क्या कहता है, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो भी ओवरराइट करवा देगा, पुरानी फाइल रिमूव कर देगा। तो बेटर अप्रोच यहाँ पे, अगर आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड चेक करना है तो भी तरीका कहीं ना कहीं वो रीड वाले ऑपरेशन को बिलोंग करता है। तो हमने आरबी लिया, रीड ऑपरेशन बाइनरी फाइल पे परफॉर्म करने के लिए। टेस्ट फाइल पे कर रहे होते तो आर टी, इस तरीके से आरबी बाइनरी फाइल के लिए हमने प्रोवाइड कर दिया। अगर पी के पास नल नहीं पहुंचा तो फाइल ओपन हो चुकी है, लेकिन अगर नल पहुंचा तो फाइल ओपन नहीं हुई, उस केस में हम यहीं से एग्जिट होना चाह रहे हैं तो एक मैसेज दिया कैरेक्टर रीड करने के लिए रुके, और एग्जिट स्पेसिफाई कर दिया, एग्जिट 1। ये चीज रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमारे पास यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई, इस कारण से एग्जिट हो रहा है। फिर ये जो हमने किया, ये क्या ऑपरेशन है, तो ये जो हमारा एफ सीक फंक्शन अवेलेबल है, इसमें हमने ये जो प्रोवाइड किया, इसका थर्ड पैरामीटर या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। ये वो बताने का तरीका है कि आप कहाँ जंप करवाना चाह रहे हैं उस रीडिंग पोजीशन को, उसे कहाँ से स्टार्ट कंसीडर करना चाह रहे हैं। एक तरीके से वो ओरिजिन बताना, जहां से वो काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ये वाली काउंटिंग। ये काउंटिंग अगर 5 है, यहाँ 0 दे रखा है, तो इसका मतलब है बिगिनिंग से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। इस 0 का मतलब क्या है, तो 0 के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं सीक सेट, 0 को स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं। जबकि सीक करंट, करंट पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड सीक एंड एंडिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप काम में ले सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे हम कहें इनकी जगह वैल्यू आप 0 स्टार्टिंग वाली चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, 1 करंट वाले के लिए, एंड 2 एंडिंग वाले के लिए आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि आप जंप करवाना चाह रहे हैं। सीक फंक्शन जो है एफ सीक, ये क्या है, जैसे आप कोई वीडियो या ऑडियो कभी आप देखते सुनते हैं, तो उस केस में आप फॉरवर्ड कर देते हैं, बैकवर्ड कर देते हैं थोड़ा, तो रीड जब हो रहा है एकदम स्टार्टिंग से रीड करना स्टार्ट कर रहा है, आप चाहते हो नहीं इतना पार्ट स्किप करके आगे जंप कर जाए या इतना पीछे चल जाए वापस, तो उसके लिए एफ सीक फंक्शन काम में ले सकते हैं। और ये जो एफ सीक फंक्शन अवेलेबल है, इस पर्टिकुलर फंक्शन के थर्ड पैरामीटर से डिसाइड होगा कि इस काउंटिंग को 5 तक जो जाना है, उस काउंटिंग को स्टार्ट कहां से करें, 0 कहां पे माने। तो यहाँ पे अगर सीक सेट प्रोवाइडेड है, तब तो एकदम इनिशियल कैरेक्टर के इंडेक्स को मानना है 0, उसके आगे वाले इंडेक्स 1 2 3 इस तरीके से। यहाँ पे सी करंट गिवन है CUR, तो इस केस में अभी जहां पे डेटा रीड होने वाला है उसे मानना है 0, उसके आगे वाली पोजीशन 1 2 3 4 5, जबकि उससे पीछे वाली पोजीशन -1 -2 वाले ऑर्डर में अवेलेबल है। जबकि ये अवेलेबल अगर सीक एंड, तो इस केस में सबसे एंड वाला कैरेक्टर, एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर, उसे मानना है 0, और उससे प्रीवियस के लिए -1 -2 इस तरीके से काम में ले सकते हैं। हमने यहाँ पे जो करना चाहा वो क्या, तो हमने जैसे ये थर्ड पैरामीटर 2 दें या फिर सीक एंड प्रोवाइड कर दें, ये दिया, और साथ में ये वैल्यू दे दी हमने 0, क्या बताने के लिए कि सबसे एंडिंग वाली जो पोजीशन है वहीं पे ही जंप करना है, उससे पहले नहीं, एग्जैक्टली एंड ऑफ फाइल वाली पोजीशन को। तो उसके लिए हमने दे दिया ये 0। फिर जिस पोजीशन पे पहुंचे हैं उसका बाइट नंबर क्या है, वो फाइंड आउट करने के लिए हमने एफटेल काम में लिया कि कौन सी वाली बाइट पे अवेलेबल है। वही इंडेक्स 0 1 2 3 वाले ऑर्डर में एक तरीके से कौन से इंडेक्स पे अवेलेबल है। बाइट, हर एक बाइट का एक नंबर गिवन है, जैसे इंडेक्स कंसीडर कर लें 0 1 2 3 इस तरीके से फाइल के लिए, तो कौन से इंडेक्स पर अभी रीडिंग ऑपरेशन आगे परफॉर्म करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो हमने जंप किया जानबूझ के, एंडिंग पे पहुंचे, और एंडिंग वाली पोजीशन कौन सी है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। लास्ट इंडेक्स आ गया हमारे पास इस वेरिएबल में, एक ऑब्जेक्ट का साइज कितना है वो आ गया हमारे पास, तो हम इसे डिवाइड कर रहे हैं लास्ट इंडेक्स को नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए। हर एक ऑब्जेक्ट का साइज जितना है उससे डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ आ गए, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, जिसे हमने रिटर्न करना चाहा, फाइल क्लोज करके रिटर्न कर दिया। एंड बाकी फंक्शंस तो हम पहले भी देख ही चुके थे।
ये इंसर्ट रिकॉर्ड वाला फंक्शन, पहले हम एक एरे रीड करना चाहते हैं स्टूडेंट टाइप का, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वाले मैनर में पहले एन रीड किया, मेलॉक कैलॉक की हेल्प से हमने मेमोरी एलोकेट की और फिर उन सारे ऑब्जेक्ट्स का डेटा रीड किया, एस ऑफ 0 का भी, एस ऑफ 1 का भी, एस ऑफ 2 का भी, इस तरीके से इंडेक्स 0 से लेस देन n तक हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए, डेटा रीड कर लिया स्टूडेंट टाइप के एरे में, और फिर उस एरे को हम राइट करवाना चाह रहे थे लेकिन अपेंड वाले मैनर में। W अगर दिया होता तो जब भी ये फाइल हम ओपन कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और राइट करना चाहेंगे तो पुराना डेटा गायब, नई फाइल क्रिएट करते हुए राइट करता। हमने अपेंड दिया, इसका मतलब क्या कि अगर पहले से फाइल एग्जिस्ट कर भी रही है तो उसी फाइल में ही आगे डेटा प्रोवाइड करना है, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो नई फाइल क्रिएट करके ये डेटा प्रोवाइड करना है। दिस नेम की फाइल अगर पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो उसी में अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसी में आगे डेटा ऐड ऑन कर सकते हैं। चेक किया वही तरीका कि फाइल ओपन हुई या नहीं, इस तरीके से। अगर फाइल ओपन हो चुकी है तो हमें क्या करना है, एक एक स्टूडेंट का डेटा हमने इस तरीके से राइट कर दिया। fwrite फंक्शन का सिंटैक्स कैसा है वो हमने प्रीवियस क्लास में भी बात की। fwrite फंक्शन 4 पैरामीटर्स इसे रिक्वायर्ड है। पहला पैरामीटर कहां से लेके जाना है डेटा को, चौथा पैरामीटर कहां पे ले जाना है डेटा को। एक तरीके से पहला पैरामीटर जहां पे इनिशियली डेटा आपने यूजर से रीड कर रखा है या जहां पे भी स्टोर्ड है वो डेटा जिसे आप फाइल में सेव करना चाहते हैं, और चौथा पैरामीटर फाइल टाइप का वो पॉइंटर जिसकी हेल्प से आपने फाइल ओपन कर रखी है। बाकी ये जो बीच में दो पैरामीटर है ये कुछ कुछ वैसा ही जैसे कैलॉग फंक्शन में होता है, कुछ वैसे ही है। इनमें से ये पहला जो है ये तो कह रहा है कि किस साइज के डेटा को लेके जाना है और उस साइज के भी कितने डेटा को, कितने ऑब्जेक्ट्स को, उसके लिए कुछ ऐसा हमने ये प्रोवाइड किया था। जबकि आज जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा ही था, एक बार चेंज भी करते हुए यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अगर हमें बहुत से ऑब्जेक्ट्स का डेटा यहाँ पे राइट करना है तो हम यहाँ पे जो अभी प्रोवाइड कर रहे थे प्रीवियस क्लास में वो तरीका तो क्या था, पहले एस ऑफ 0 को राइट करवाया, फिर एस ऑफ 1 को, फिर एस ऑफ 2 को, एक लूप प्रोवाइड किया। जबकि वो पूरा अगर एक एरे में ही अवेलेबल है तो एरे का नेम अपने एड्रेस को रिप्रेजेंट कर देता है, एरे का नेम अपने एड्रेस को रिप्रेजेंट कर देता है, और उस एड्रेस से इस साइज के कितने एलिमेंट हमें कॉपी करवाने फाइल में, n एलिमेंट्स, तो हम इस तरीके से भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तरीका क्या था, ये लूप जो हमने प्रोवाइड किया था प्रीवियस क्लास में, ये तरीका था ऐसा जहां एक बार लूप चलता है तो एक ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाता है फाइल में, दूसरी बार लूप चलता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाता है, तीसरी बार चलता है तो तीसरा, जितनी बार लूप चल रहा है n टाइम्स चल रहा है, इंडेक्स 0 से लेस देन n तक, एक एक करके वो ऑब्जेक्ट कॉपी हो रहा था। जबकि fwrite फंक्शन में हम ये इसके थर्ड पैरामीटर की हेल्प से नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ कंटेनर्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, किस साइज के वो सेकंड पैरामीटर में बता दिया। तो इस साइज के n ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पे कॉपी करवा रहे हैं एस जो एरे का नेम था उस एड्रेस से, एरे का नेम अपने एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, उस एड्रेस से कॉपी करवा रहे हैं। कहाँ पे कॉपी करवा रहे हैं, फाइल टाइप का जो पॉइंटर अवेलेबल है उसके पास भी एक एड्रेस है फाइल ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट में कॉपी करना है। और जैसे इस तरीके से होगा ये डेटा हमारा सेव हो जाएगा फाइल के अंदर, चाहे लूप वाली अप्रोच जो हमने प्रीवियस क्लास में देखी उस तरीके से, चाहे ये जो अभी हमने देखा एक सिंगल स्टेटमेंट में, इस तरीके से आप फाइल में डेटा राइट करवा सकते हैं बाइनरी फाइल में। और सिमिलरली अगर हम बात करें डिस्प्ले रिकॉर्ड्स की, तो डिस्प्ले रिकॉर्ड वाला टास्क हमने जो परफॉर्म किया था वो कैसे परफॉर्म किया था, जहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, पूरा एरे नहीं, क्योंकि फाइल में कितने रिकॉर्ड है हमने पहले फाइंड आउट ही नहीं किया, नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमने कैलकुलेट नहीं किए, सिंपली हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और क्या कर रहे हैं, फाइल ओपन करते हैं रीड मोड में। फाइल अगर ओपन हो गई है तो उस केस में इनफाइनाइट लूप प्रोवाइड कर दिया, और उस लूप में क्या कर रहे हैं, एट अ टाइम केवल एक ऑब्जेक्ट का डेटा हम लेके आना चाह रहे हैं, साइज ऑफ स्टूडेंट किया और कितने ऑब्जेक्ट का डेटा लेके आ रहे हैं, केवल एक का। और जैसे ये डेटा लेके आ जाते हैं इस फाइल से, सेम उसी तरीके का है, फंक्शन का नाम बस बदला, रीड और राइट, दो अलग अलग फंक्शन है, एफ रीड और एफ राइट। बस डिफरेंस इतना सा, रीड में ये इस फाइल से यहाँ पे डेटा लेके आना चाहता है इस एड्रेस पे,
तो वही तरीका हमने प्रोवाइड कर रखा था, एक एक करके वाला, एक ऑब्जेक्ट फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। तरीका ऐसा, एट अ टाइम केवल एक ही ऑब्जेक्ट में डेटा लेके आते हैं, एंड ऑफ फाइल नहीं आया तो मतलब डेटा रीड हो गया होगा फाइल से, इस केस में हमने उस ऑब्जेक्ट का डेटा प्रिंट करवा दिया। फिर क्या करते हैं हम, फिर से ये एफ रीड वाला फंक्शन काम में लेते हैं, एंड ऑफ फाइल अगर नहीं आया तो फिर से प्रिंट करवा दिया, एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रहे थे। लेकिन इस ऑपरेशन में फाइनली कंसोल पे तो पूरा डेटा हमारा प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हमने उस पूरे डेटा को कहीं पे भी एक साथ स्टोर नहीं करवाया किसी ऑब्जेक्ट में। S1 ऑब्जेक्ट में जो स्टोर करवाया वो कैसे, पहले बार जब लूप चला तो केवल पहले ऑब्जेक्ट का, पहले स्टूडेंट का डेटा आ गया उस S1 ऑब्जेक्ट में। दूसरी बार जब लूप चलता है तो दूसरे ऑब्जेक्ट, दूसरे स्टूडेंट का डेटा आता है उसी ऑब्जेक्ट में, और उस केस में पहला वाला डेटा उसका ओवरराइट हो गया, तो उस मेमोरी पे, S1 की मेमोरी पे हमेशा डेटा बदल जाता है। पहली बार चलने पे पहले स्टूडेंट का डेटा, दूसरी बार चलने पे दूसरे का, तीसरी बार चलने पे तीसरे का, जिस ऑर्डर में फाइल में गिवन है उसी ऑर्डर में आता जाता है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, ये डेटा हम प्रिंट करवाते जा रहे हैं तो कंसोल पे तो पूरा विजिबल हो रहा था। बट कभी अगर हमें ऐसा करना है कि हम चाहते हैं वो पूरा एक एरे में आ जाए, जिससे एरे पे हम सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकें या सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं, तो पूरा पहले एरे में लेके आना चाहते हैं, फाइल से पूरा डेटा उठा के एक एरे में, और फिर उसके बाद उस पर कुछ ऑपरेशन करवा के फिर रिजल्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो तरीका हम थोड़ा चेंज करेंगे, और वो बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले राइट फंक्शन की अप्रोच चेंज की, ऐसा प्रोवाइड करना चाहेंगे इसे। तो ये समझे, हमें केवल इतना सा प्रोवाइड करने की जरूरत रहेगी, जहां पे हम डेटा रीड करना चाहते हैं एक एरे में। अब ये एरे किस साइज का हो, तो n एक अगर वेरिएबल लेते हैं हम, यहाँ पे आई वेरिएबल एक्स्ट्रा में ले सकते हैं क्योंकि प्रिंट करने में हेल्प करेगा, एरे में डेटा आ जाएगा तो भी प्रिंट करने के लिए तो लूप चाहिए। बट हाँ, यहाँ पे अगर हम एक पॉइंटर लेते, बिल्कुल वैसे ही जैसे एरे क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो डायनामिक मेमोरी लोकेशन हम कैसे प्रोवाइड कर रहे थे उसे एक बार ध्यान देते हैं। n की वैल्यू यूजर से रीड की, जैसे ही n की वैल्यू मिल गई उसके बाद इस तरीके से हमने वो डायनामिक मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड किया। और हाँ, डायनामिक मेमोरी लोकेशन दे रहे हैं तो फ्री फंक्शन जरूर ध्यान से देखना है, हम जो देना भूल गए थे प्रीवियस क्लास में, अभी ध्यान आ गया तो दे रहे हैं ना। फ्री फंक्शन प्रोवाइड कर दिया क्योंकि डायनामिक मेमोरी लोकेशन हुआ है तो उसकी मेमोरी फ्री भी करवाना चाहिए, इस तरीके से दे दिया। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें, ये पॉइंटर क्रिएट किया, फाइल ओपन हो गई है अगर, तो हम यहाँ पे क्या करना चाहेंगे, पहले उसे डायनामिक मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करना चाहेंगे एन स्टूडेंट्स के लिए। एन क्या होगा यूजर से नहीं पूछना, फाइल में जितने रिकॉर्ड हैं उतनी वैल्यू हमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी है एन की। वो ऑलरेडी हमने एक फंक्शन प्रोवाइड कर रखा है जिसके हेल्प से हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइंड आउट कर रहे थे। ये फंक्शन, इसी फंक्शन को हम यहाँ पे काम में लेते हैं, कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया हमने। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन परफॉर्म करते हैं, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम को यहाँ पे एग्जिट कर देंगे कि अगर मेमोरी नहीं मिली तो इससे बाहर आ जाए। फिर साथ ही साथ हम क्या करना चाह रहे हैं वो भी समझें, एरे का नेम है, ये पॉइंटर है जो एक एरे की तरह हम काम में ले रहे हैं, और पॉइंटर के पास क्या है, उसका एड्रेस। तो यहाँ एफ रीड में प्रोवाइड किया वो एड्रेस, ये दिया वो साइज ऑफ स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट का साइज, और उस तरीके के कितने ऑब्जेक्ट चाहिए वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया एन। बिल्कुल वैसे ही है जैसा अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एफ राइट फंक्शन के लिए भी किया था, एस साइज ऑफ स्टूडेंट एन और पी, बिल्कुल वैसे ही हमने फिर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। एक एक करके भी रीड कर सकते थे, हम पूरे डेटा को एक साथ रीड करना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसका फायदा कुछ ऐसा, इस केस में एस वो एरे अवेलेबल है जिसमें सारे डेटा स्टोर हो जाएंगे, जितने भी फाइल में अवेलेबल थे वो सारे डेटा। फाइनली हम उन सभी डेटा को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लूप प्रोवाइड कर रहे हैं। बस लूप का हमारा जो तरीका आ रहा है वो तरीका कैसा, उसे देखें। तो लूप का तरीका हमारा आ रहा है कुछ ऐसा, फॉर i इक्वल 0, जो सिंपलेस्ट अप्रोच आप एरे की जानते हैं उसी तरीके से, i इक्वल 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस करते थे। और इस लूप में करना क्या है, तो दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है, जो डेटा आया है एस नेम के एरे में उसके एक एक इंडेक्स का डेटा
प्रिंट करवाते जा रहे हैं। पहले एस ऑफ 0 का, फिर एस ऑफ 1 का, फिर एस ऑफ 2 का। बेसिकली एस ऑफ आई का डेटा हम प्रिंट करवाते हैं। फाइनली वो पूरा डेटा जब प्रिंट हो जाएगा, हमें वो मेमोरी फ्री करनी है, तो फ्री फंक्शन हमने काम में ले लिया जिसमें कुछ इस तरीके से ये डायनेमिक मेमोरी लोकेशन वाली अप्रोच भी हमने काम में ले ली, और पूरा डेटा एक एरे में आता है जिसे अभी हम प्रिंट करवा रहे हैं। और इस अप्रोच को एक बार कंफर्म कर लेते हैं हम प्रोग्राम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके। प्रोग्राम कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, और सबसे पहले जो हमने प्रीवियस क्लास में रिकॉर्ड एंटर किए थे उन रिकॉर्ड्स को अगर चेक कर लें, चॉइस 2 दी, ऑल रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड हमने दे दिए थे। ऐसे रैंडमली कुछ रिकॉर्ड्स हमने प्रोवाइड कर दिए थे, राइट। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चेक करना चाहते हैं, देख सकते हैं वैसे तो 9 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। हमने जानबूझ के रोल नंबर इसी ऑर्डर में दिए जिससे इजीली आप देख सकते हैं ना। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 9 अवेलेबल है, वो रिजल्ट आ रहा है। एंटर न्यू रिकॉर्ड पे अगर हम जाते हैं, नए रिकॉर्ड हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज 3 नए रिकॉर्ड्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। रोल नंबर दिया हमने जैसे ये 10, नेम प्रोवाइड कर दिया हमने सपोज, एंड यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया से परसेंटेज 85, एंड सिमिलरली हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया रोल नंबर 11, नेम प्रोवाइड कर दिया सपोज, एंड परसेंटेज प्रोवाइड कर दिया हमने सपोज 92, 2.5, एंड सिमिलरली हमने यहाँ पे जो आगे रिकॉर्ड जो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं वो दे सकते हैं। आगे रिकॉर्ड हमने ये जो प्रोवाइड करना चाहा रोल नंबर 12, और यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया सपोज ये रिकॉर्ड कुछ भी ऐसे हमने दे दिया सपोज 96। इस तरीके से डेटा सेव हो गया। फाइनल रिकॉर्ड्स अगर हम चेक करें तो ये रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। वो बात अलग है, ये अलाइनमेंट टैब से आ रहा था, और कभी भी अगर ये वर्ड थोड़े से बड़े हैं तो बिल्कुल ये अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। या आपको देखने की जरूरत होगी कि अगर आप चाहें तो सबको डबल टैप प्रोवाइड कर सकते हैं। डबल टैप प्रोवाइड करने से सभी इसी अलाइनमेंट पे पहले से आ रहे हैं। लेकिन फिर से यहाँ पे बात करें, ये डबल टैप होने पे ये थोड़ा आगे चला जाता है। तो यहाँ पे अप्रोच कई बार हमें ऐसे भी करने की जरूरत हो सकती है जहां पे हम चाहेंगे कि वो जो भी नेम प्रिंट कर रहे हैं वो नेम मैक्सिमम या हम कहते हैं मिनिमम कितने कैरेक्टर्स का कंसीडर करना चाहते हैं। ये जो नेम है वो कितने मिनिमम कैरेक्टर्स का कंसीडर करना चाहते हैं। और इस केस में अभी जो हमारा ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वर्क तो कर रहा है, ये 12 रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब व्यू रिकॉर्ड पे हमने देखा ही है, अभी नंबर ऑफ रिकॉर्ड चेक करें तो 12 हो रहा है। नए रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता रहेगा। अभी एग्जिट कर रहे हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा चेंज और आपको विजिबल करवा रहे हैं। वो क्या, हमने परसेंट और एस के बीच में, जहां इस रिकॉर्ड को प्रिंट कर रहे हैं परसेंट एस से, वहां परसेंट और एस के बीच में हमने एक नंबर प्रोवाइड कर दिया। जैसे वो नंबर कौन सा दे दिया, नेम की बात आ रही है, नेम हमने ले रखा है एक स्टैटिक मैनर में 20 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमने ये प्रोवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से कि ये मिनिमम विड्थ 20 का कंसीडर हो, परसेंट और एस के बीच में 20 अगर प्रोवाइड किया गया है तो इसका वर्क क्या हो रहा है उसे देखते हैं। कंपाइल किया, केवल प्रिंट करने का तरीका बदला, बाकी सब सेम है। हम यहाँ पे डायरेक्ट व्यू रिकॉर्ड पे अगर चेक करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ रहा है। बट ये जो अलाइनमेंट है, इसका अलाइनमेंट आपको कैसा लग रहा है वो आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। आपको लगे ये अलाइनमेंट तो अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे आप परसेंट -20 अगर प्रोवाइड करते हैं, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, चॉइस दिया 2, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये डेटा आ रहा है। अब ये जो अभी अभी हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की बात की है, अब उसे डिस्कस करते हैं। होपफुली यहाँ तक की बात का तो आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। एक प्रोग्राम जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बहुत छोटा सा, जहां पे हम प्रिंटफ में थोड़े से ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ मैनिपुलेशन करते हुए आपको विजिबल करवाना चाहते हैं। जैसे एक इंटीजर वेरिएबल है हमारे पास a, जिसमें वैल्यू है सपोज 125। इस केस में जब हम इसे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट होते टाइम यहाँ %d के साथ दिया a की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे हमने सपोज कुछ और प्रोवाइड कर दिया, से ABCD प्रोवाइड कर दिया, ऐसे कुछ भी, राइट। यहाँ पे हमने a की वैल्यू प्रिंट करनी चाहिए, और आउटपुट आप सभी जानते ही हैं इसका क्या होता है। तो यहाँ पे जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरीके का प्रोग्राम, जहाँ पे
इस तरीके का हमने प्रोवाइड कर रखा है, एग्जीक्यूट किया तो वैल्यू आ रही है 125 ABC। 3 कैरेक्टर का स्पेस कंसीडर किया होगा उस ए की वैल्यू ने अभी 125। हम अगर यहाँ पे देते हैं ये वैल्यू सपोज %d जो हमने ये प्रोवाइड किया था ABCD जो दे रहे थे, इसकी वैल्यू अगर हम देते हैं 4217, तो इस केस में कितने कैरेक्टर्स का स्पेस कंसीडर करेगा, वो 4 कैरेक्टर्स का। ये आप इजीली देख सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं सपोज कभी ऐसे सपोज 8 प्रोवाइड किया, तो एक सिंगल कैरेक्टर का स्पेस ले रहा होगा। हम अगर चाहते हैं नहीं ये जो ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है %d से, ये मिनिमम 5 कैरेक्टर्स का स्पेस ले, तो % और d से पहले अगर 5 देते तो वो 5 एज इट इज प्रिंट हो रहा होता, 5 एज इट इज प्रिंट, और 8 आई वो वैल्यू और ABCD एक्स्ट्रा हमने जो लिख रखा है। हम अगर यहाँ %d के बाद 5 दें तो वो भी एज इट इज प्रिंट हो रहा होता, 8 आई वो वैल्यू, फिर 5 एज इट इज प्रिंट हुआ जो हमने दे रखा है, और ABCD भी एज इट इज प्रिंट हो रहा है। बट यहीं पे अगर हम बात करें % और d के बीच में अगर हम ये 5 देते हैं, तो ये 5 किसे रिप्रेजेंट करता है, मिनिमम विड्थ को। ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम विड्थ को। इस तरीके से दिया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो ये क्या आ रहा है, मिनिमम विड्थ में अवेलेबल है टोटल कितने प्लेसेस, 1 2 3 4 5 प्लेसेस में ये 8 अवेलेबल है। और फिर उसके बाद ये बाकी का पार्ट हमें विजिबल हो रहा है। यहीं पे अगर हम बात करें, हम अगर देते यहाँ पे, ये होपफुली आपको आइडिया लगा होगा, इसी पर्टिकुलर के साथ साथ हम सेम प्रोग्राम में ही ये /n दे दिए ना, और एक काम और करते हैं। सबसे पहले जो लाइन है उसमें %d से ही हमने दे रखा है, दूसरी लाइन में %5d दे रखा है, तीसरी लाइन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें %-5d प्रोवाइड है। ये माइनस कोई माइनस प्रोवाइड करने का तरीका नहीं है, ये माइनस केवल वो अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट की जगह लेफ्ट अलाइनमेंट अगर चाहिए तो वो प्रोवाइड करने का तरीका है। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया जब हमने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, तो ध्यान से देखें ये भी 5 कैरेक्टर्स का स्पेस ले रहा था, 1 2 3 4 5, और 8 आ रहा था एकदम राइट अलाइनमेंट पे। ये भी 5 कैरेक्टर्स का स्पेस ले रहा है, लेकिन 8 आ रहा है लेफ्ट अलाइनमेंट पे। 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स का स्पेस ले रहा है। और एक चीज और यहाँ समझने की, ये अगर हमारे पास वैल्यू होती कुछ ऐसी जिसका डेटा है सपोज 8157 ऐसा कुछ, और यहाँ पे हमने दे रखा %3d, तो %3d दिया तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम विड्थ स्पेसिफाई करने का तरीका है, मैक्सिमम नहीं। इस केस में रिजल्ट हमारा कैसा आ रहा है वो आप देख सकते हैं, सेम वैल्यू 8157 कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस जैसा दिखाई नहीं दे रहा, कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। जबकि यहाँ पे जब हमारे पास ये वैल्यू है 81 सपोज, और इस केस में अगर हम ये %4 जैसा स्पेसिफाई कर रहे हैं अगर, तो इस केस में कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो ये 814 कैरेक्टर्स का कंसीडर हो रहा है। माइनस के साथ दिया तो लेफ्ट अलाइनमेंट पे वो वैल्यू है और राइट साइड में स्पेस है, बिना माइनस के दिया तो लेफ्ट साइड में वो स्पेस है और राइट साइड में वो वैल्यू अवेलेबल है। साथ के साथ अगर हमने यहाँ पे कभी प्रोवाइड कर दिया कुछ ऐसा जहां पे हम ये माइनस तो नहीं दे रहे थे, लेकिन हमने क्या दिया, % और पहले % में वो साइज नहीं दिया, मिनिमम साइज नहीं, हमने यहाँ 0 बता दिया। अब इस 0 का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो आप डायरेक्ट एग्जीक्यूशन में भी देख ही सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं क्या इम्पैक्ट आ रहा है। यहाँ पे फिल होके क्या आ रहा है, 0 0। स्पेस फिल करने की जगह अगर हमें 0 फिल करवाना है तो हम यहाँ पे 0 स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको जरूरत ऐसी लगेगी कि आप वो नंबर जो दिखा रहे थे उसमें एक्स्ट्रा क्या फिल होना चाहिए, 0 फिल होना चाहिए, तो कुछ इस तरीके का आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक बार यही चीज हम जो दे रहे हैं इसमें %-04 इस तरीके से हमने प्रोवाइड अगर करना चाहा, तो इस केस में ध्यान से देखें यहाँ 0 फिल नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप माइनस इधर भी दे दें तो भी, इस पर्टिकुलर को एक्सिक्यूट किया तो भी 0 फिल नहीं होगा। 0 फिल कब होगा, जब 0 फिल होने पे वो वैल्यू बदल नहीं रही है। आप 5 बोल रहे हैं या 05 बोल रहे हैं, यूजर के लिए वो वैल्यू सेम है। मतलब लेफ्ट साइड में अगर स्पेस रिक्वायर्ड था उसे फिल करने के लिए तो वहां पे 0 फिल किया जा सकता है, राइट साइड में नहीं।
एंड होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा, और सेम मैनर में स्ट्रिंग के लिए अभी हमने काम में लिया था। और ऐसा ही एक मिलता जुलता सा टास्क हमने पहले भी देख रखा है फ्लोट वेरिएबल के साथ, कि फ्लोट वेरिएबल अवेलेबल है जिसके पास है, अगर हमारे पास वैल्यू 34.57, और इस केस में जो हमारे पास रिजल्ट आता है बी की वैल्यू प्रिंट करने पे, कैसा रिजल्ट आता है एक बार अगर हम देखें, बी वेरिएबल जब %f से प्रिंट करवाते हैं, बाकी चीज हटाते हैं, उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने इस तरीके से दिया, एक एक्स्ट्रा लाइन चेंज करने का टास्क दे देते हैं, बीच में एक एक्स्ट्रा लाइन गैप आ जाएगी। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो वैल्यू क्या आ रही है वो आप देख सकते हैं, 34.570000। बाय डिफॉल्ट पॉइंट के बाद 6 प्लेसेस तक प्रिंट हो रही है ये वैल्यू, ये फ्लोट वैल्यू जो अवेलेबल है। एक बार वापस कंपाइल एग्जीक्यूट, इस तरीके से पॉइंट के बाद 6 प्लेसेस तक। हम चाहते नहीं पॉइंट के बाद 6 प्लेस नहीं, हमें वो नंबर ऑफ प्लेसेस कम या ज्यादा प्रोवाइड करने हैं, तो उस केस में क्या तरीका रहता है, परसेंट के साथ .2f अगर हमने दिया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो कुछ इस तरीके से ये रिजल्ट आ रहा है। और यहीं पे अगर हम बात करें एक बार, ये जो अभी हमने प्रोवाइड कर रखा है %.2f, इस पर्टिकुलर के साथ साथ हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं परसेंट, और सपोज ये दिया हमने 6 फिर .2f, इसका मतलब आप एक बार समझना, हम समझने के लिए यहाँ पे वापस एबीसीडी वाला पार्ट ऐड ऑन कर रहे हैं, एबीसीडी एबीसीडी और एबीसीडी। कंपाइल किया हमने इसे, एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम इसे, तो इस केस में हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो ध्यान से देखें, यहाँ पे कितने प्लेसेस ये थे, 1 2 3 4 5 प्लेसेस में वो वैल्यू थी, एक एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल हो गया यहाँ पे 6 में अवेलेबल करवाने के लिए। ये अगर हमने 6 की जगह अगर प्रोवाइड किया होता सपोज 10, तो आप इजीली नोटिस कर सकते हैं, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, ये जो लास्ट वाली वैल्यू आ रही है इसके पास स्पेसेस आगे क्यों, मिनिमम विड्थ बता दी 10, तो इस केस में 1 2 3 4 5, और फिर 5 कहाँ आ गए, तो ये 34.57 5 कैरेक्टर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो टोटल ये 10 कैरेक्टर्स का अवेलेबल इस तरीके से हो गया। होपफुली यहाँ तक की बात का आइडिया लगा होगा, और बिल्कुल इसी तरीके से आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं जहां पे हमने ये माइनस प्रोवाइड कर रखा है, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो कुछ इस तरीके से ये 5 स्पेस अब राइट साइड में आ रहे हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट पे डेटा अवेलेबल है। यहीं पे ये जो हमने अभी प्रोवाइड कर रखा है, इसी में हम कुछ ऐसा अगर ये प्रोवाइड कर देते हैं परसेंट एंड तो के साथ ये अगर प्रोवाइड किया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो ये डेटा कैसा आ रहा है वो भी आप देख। तो होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ सेम प्रोग्राम में एक और चीज हम जो डिस्कस कर रहे हैं प्रिंटफ से रिलेट करती हुई, प्रिंटफ हमने प्रोवाइड किया, प्रिंटफ में अगर हम देते हैं %d, a की वैल्यू अगर प्रिंट कर रहे हैं, तो आप जानते हैं क्या वैल्यू आती है, या हम डायरेक्टली यहाँ पे कहते हैं, हम अगर 5 प्रिंट करते हैं, a की वैल्यू हमने दे रखी है, या वेरिएबल हम c ले रहे हैं ना, सी नेम का वेरिएबल जिसमें हमने दे रखा है सपोज +25, डी नेम का वेरिएबल जिसमें हमने दे रखा है -25। इस केस में आप जानते ही हैं कि अगर हम सी और डी दोनों को अगर प्रिंट करते हैं टैब से सेपरेट करते हुए, सी की वैल्यू को और डी की वैल्यू को, तो क्या डेटा आता है आप सभी जानते हैं, एक बार देख लेते हैं। फिर भी कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो वैल्यू पॉजिटिव जो वैल्यू होती है उसका प्लस प्रिंट नहीं होता है बाय डिफॉल्ट, माइनस ऑटोमेटिकली प्रिंट हो रहा होता है, बट प्लस अपने आप प्रिंट नहीं होता। कभी अगर हम प्रिंट एफ से जो वैल्यू प्रिंट करवा रहे थे उसे हम कहना चाहते हैं नहीं, इस वैल्यू का अगर सिंबल पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव प्रिंट हो, नेगेटिव है तो नेगेटिव प्रिंट हो, तो उसे स्पेसिफाई करने के लिए परसेंट और फॉर्मेट स्पेसिफायर का जो कैरेक्टर है उसके बीच में दे दिया प्लस। तो ये प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसा नहीं है कि प्लस आएगा ही आएगा, ये कहता है जो भी उसका साइन है वो आएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो प्लस आएगा, नेगेटिव है तो माइनस आएगा, नेगेटिव का माइनस तो आता ही था, पॉजिटिव होने पे उसका प्लस भी आ जाए, वो तरीका कुछ ऐसा हमने ये प्रोवाइड कर दिया है। कम एग्जीक्यूट किया, और ध्यान से देखें ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के बीच में प्लस है, परसेंट और डी के बीच में प्लस है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ा, ये -25 का -25 है, जबकि ये 25 का
+25 हमें विजिबल हो रहा है। तो होपफुली यहाँ तक की बात का आपको कुछ आइडिया लगा होगा। ये प्रिंटफ की अप्रोचेस अवेलेबल है। साथ के साथ कोई नंबर अगर हमारे पास होता है उसके रेस्पेक्टिवली अगर हमें ऑक्टल वैल्यू प्रिंट करनी है, जैसे हमने %d दिया था तो डेसिमल वैल्यू प्रिंट हो रही है, %o देंगे तो ऑक्टल वैल्यू प्रिंट होगी, %x अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट होगी। और वेरिएबल जैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं ए वेरिएबल, जिसमें हमने वैल्यू क्या दे रखी थी एक बार देख लेते हैं। 81 वैल्यू हमने प्रोवाइड कर रखी है ए वेरिएबल के अंदर। तो 81 की डेसिमल वैल्यू यहाँ पे, ऑक्टल वैल्यू यहाँ पे और हेक्साडेसिमल वैल्यू आ जाएगी। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो ये रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है 81 के रेस्पेक्ट। यहाँ पे अगर हम वो डेटा 81 की जगह सपोज ये सी वाली वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तीनों ही, तो सी के अंदर क्या वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास 25, तो 25 का ही डेसिमल वैल्यू तो 25 है ही, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल वैल्यू भी 25 के रेस्पेक्टिवली जो होती है वो विजिबल हो रही है। यहीं पे अगर हम एक वेरिएबल और प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे वेरिएबल हमने दिया सपोज इंट ई, जिसमें हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी सपोज कुछ भी एक रैंडम डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे एक बार रैंडमली कुछ डेटा देना चाह 33 हमने प्रोवाइड कर दिया और इस ई वेरिएबल को हम यहाँ पे अगर प्रिंट करें, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो डेटा यहाँ पे 33 की जगह 43 अगर प्रोवाइड करते हैं, एक बार कंपेयर किया, एग्जीक्यूट किया, ये डेटा इस तरीके से। ओके, हेक्साडेसिमल वैल्यू जिसमें डेटा में 0 से 9 तक की डिजिट्स और साथ ही साथ ए से एफ तक के कैरेक्टर पॉसिबल होते हैं। हम अगर %X अगर प्रोवाइड करेंगे तो वो कैरेक्टर हमारा जो प्रिंट हो रहा था उसी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम % के साथ $X, तो वहां अगर कोई कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर कैपिटल लेटर में विजिबल होगा। एक बार देखें, ये 2 भी आ रहा है, ये भी 2 भी आ रहा है। और ये जो अभी हमने प्रोवाइड कर रखा है, इसी पर्टिकुलर चीज को अगर हम कहें कि वो अपने फॉर्मेट को भी स्पेसिफाई करे, तो हैश के साथ हम अगर देते हैं तो ऑक्टल के लिए वो स्टार्ट होगा 0 से, हेक्साडेसिमल के लिए 0x से स्टार्ट होगा। वो बताने का तरीका होगा कि ये नंबर ऑक्टल वैल्यू है, ये नंबर हेक्साडेसिमल वैल्यू अवेलेबल है।